नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 पीएम। मैं रोज़ 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क कहता हूँ, लेकिन आज 4 पीएम कह रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी को मुझ पर प्यार आ गया। प्यार तो कई दिनों से था, लेकिन ज़्यादा ही प्यार आ गया। उन्होंने यूट्यूब को लिखा और यूट्यूब से सुबह ही सुबह मेल आया कि नेशनल सिक्योरिटी के कारण भारत सरकार ने कहा है कि आपका चैनल ब्लॉक कर दिया जाए और मेरा नेशनल चैनल बंद हो गया। मुझे लगा कि कौन-सा ऐसा वीडियो है जिस पे नेशनल सिक्योरिटी आ गई? मैं एक-एक वीडियो को सोचता रहा, मैंने कहा हमने तो कोई वीडियो हम ऐसा बनाने का सपने में भी नहीं सोच सकते जो देश के खिलाफ हो। मैंने ट्वीट भी किया, एक्स पे लिखा मैंने कि मोदी जी आपकी पूरी सरकार जितना देश से प्यार करती है उससे 1-2 किलो ज़्यादा मैं ही करता हूँगा, उससे कम नहीं करता हूँगा मैं। देश के लिए जान दे सकता हूँ। लेकिन पता तो चलता, हमने सूचना प्रसारण मंत्रालय को लिखा कि भैया यूट्यूब को लिखने से पहले हमसे ही कर देते, पूछ रहे थे, मेल ही कर देते, पूछ रहे थे कि ये वीडियो जो है, ये देश हित के खिलाफ लग रहा है। हम देखते हो तो हम तुरंत हटा देते। लेकिन हमें पता ही नहीं कि कौन-सा वीडियो ऐसा है जो आपको लग गया देश हित के खिलाफ है। देखिए, मैंने देखा उसके बाद देश के सारे बड़े यूट्यूबर्स ने, सारे बड़े-बड़े वेबसाइट्स ने जिस तरह 4 पीएम का साथ दिया, मैं उन सबका हाथ जोड़ के आभारी हूँ दिल से। एक तरफ से सारे बड़े लोगों ने, रवीश जी ने, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने, आर्टिकल 19 और जिन किन-किन चैनलों का मैं नाम लूँ, सबने बहुत बहुत मन के साथ सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म में, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो न्यूज़ लॉन्ड्री हो, सबने और पॉलिटिकल जितने नेता हैं उनमें से कांग्रेस के नेता हों, समाजवादी पार्टी के नेता हों, आम आदमी पार्टी के नेता हों, सबने मेरा साथ दिया, 4 पीएम का साथ दिया, तो बहुत-बहुत आभार। ये चैनल भारत के नेशनल चैनल जो है हमारा, ये भारत के लोग नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि भारत में ये प्रतिबंधित किया गया है, विदेशों में ये खुला हुआ है। मेरे पास अमेरिका से, लंदन से, दुबई से कई लोगों के फ़ोन आए कि हमारे यहाँ तो देखा जा रहा है। तो मैं अब सारी ज़िम्मेदारी विदेश के लोगों की है कि इस चैनल को अपने-अपने देशों में ज़्यादा वायरल कराएँ, हालाँकि हुआ भी ये। तो वैसे शाम तक मैंने देखा नेशनल चैनल तो बंद था इंडिया में, तो इंडिया में तो सब्सक्राइबर बढ़ने का मतलब नहीं है। लेकिन पिछले 10 दिनों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा आज हमारे नेशनल चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ गए। ज़ाहिर है, दुनिया के अलग-अलग देशों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और 4 पीएम यूपी में भी आज हज़ारों सब्सक्राइबर बढ़ गए, क्योंकि वो देखना चाहते थे हम कौन-कौन से वीडियो लोड कर रहे हैं। जब तक चैनल नहीं खुल जाता, हमारे प्रयास जारी हैं, तब तक 4 पीएम यूपी, जिसका ये लोगो आपको दिखाई दे रहा है, और 4 पीएम यूपी का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी भेजिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वो घड़ी है जब मुझे आपका साथ चाहिए, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। सवाल पूछना मेरा हक है। ये लोकतंत्र सवाल पूछने के लिए हमको हक देता है। लोकतंत्र अपने बुनियादी मूल्य ज़िंदा रहने के लिए हमको हक देता है। इसलिए इन बुनियादी मूल्यों के खातिर हम सवाल पूछते रहेंगे। इसमें आपका साथ बड़ा बहुमूल्य है। आप 4 पीएम यूपी को सब्सक्राइब करिए और अपने कम से कम 10 दोस्तों से कहिए कि वो भी अपने साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आवाज़ दूर तक जानी चाहिए कि आखिर इन लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी की आवाज़ बंद करने का मतलब क्या होता है। मैं अभय दुबे जी के संग रोज़ शो करता हूँ। मैंने आज के शो में भी उनसे तमाम इन बिंदुओं पे बात करी है और पूछा है कि आखिर लोकतंत्र में मतलब क्या है? मुझे आज तक याद है, तब यूट्यूब नहीं होता था जब कारगिल युद्ध हुआ। हम दोनों अखबार के फ्रंट पेज पे खबर छापी थी, अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो लगा के छापी थी कि प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। हमारा कारण ये था, हम मानते थे कि कारगिल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे हम विजय मनाएँ। हमारे घर में कोई घुसा, हमारे भाइयों को मार गया और हम कहें कि हमने उनको खदेड़ दिया। घुसा वो कैसे? लेकिन तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन वो बुरा नहीं मानते थे। एक कार्टूनिस्ट ने वाजपेयी जी के सिर की जगह गधे का सिर लगा दिया, तो वाजपेयी जी ने उन्हें फ़ोन करके कहा कि क्या कल आप इस गधे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे? ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, जो शायद मौजूदा सरकार जानती नहीं है, क्योंकि उसको लोकतंत्र का पता नहीं है। मैंने अभय दुबे जी से बात करी और फिर सोचा कि अभय दुबे जी जो कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो ये सुबह तक 4 पीएम यूपी भी प्रतिबंधित करा दें। लेकिन कहाँ तक आवाज़ बंद कराएँगे? हम गली चौराहे पे माइक लेके बोलेंगे, क्योंकि सच बोलना ज़रूरी है और सच का साथ देना ही चाहिए। आपसे भी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूपी को जॉइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास पूरी बातचीत के लिए। 4 पीएम में आपका स्वागत है। अब मैं पूरा 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क में नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि जो हमारा नेशनल चैनल है वो भारत के दर्शक नहीं देख पाएँगे। अब विदेश में तो ये देखा जा रहा है हमारा नेशनल चैनल, लेकिन भारत में ये दर्शक नहीं देख पाएँगे। तो 4 पीएम यूपी को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि उसको सब्सक्राइब कर लें चैनल, हाँ, उस पे और बाकी राज्यों के चैनल पे हम वीडियो प्रसारित करते रहेंगे। अभय जी, आज सुबह ही सुबह एक मेल आया यूट्यूब से कि भारत सरकार ने कहा है कि जो हालात हैं उसमें देखते हुए सुरक्षा को खतरा
मानते हुए आपके चैनल को ब्लॉक करने का अनुरोध किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी का मामला, चैनल ब्लॉक कर दिया जाता है। हमें यही नहीं पता कि हमने ऐसा कौन सा शब्द बोल दिया, कौन सी भाषा बोल दी, कौन सी हमने सेना की लाइव तस्वीरें दिखा दी जो हम देश की सुरक्षा को खतरा हो गए। हमने तो तत्काल एक्स पे लिखा कि जितना पूरी सरकार देश को प्यार करती होगी उससे कहीं ज्यादा हम देश को प्यार करते हैं। हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि कोई भारत की एकता अखंडता को कोई ठेस पहुंचा दे, ऐसे किसी व्यक्ति का हम समर्थन कर दें। लेकिन क्या सरकार, क्या देश सिर्फ मोदी जी हैं? क्या सरकार ही देश है? ये मैं समझ नहीं पाया। मैंने सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी कि भाई अगर कोई वीडियो ऐसा आपको लगा कि जो देश की सुरक्षा से संबंधित था तो पहले आप मुझे मेल करते, मैं देखता और मैं अगर गलती से लगा दिया होता मैं इमीडिएटली हटा देता उसको। लेकिन बताया नहीं, ना यूट्यूब बताने को तैयार है। खैर, देश के मैं उन सभी तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। अब अभय जी, आज सुबह से लाइन लग गई है, मैं सांस नहीं ले पाया, आज लंच नहीं कर पाया। इतने फोन, इतने कॉल, इतने मैसेज, और सभी यूट्यूबर्स ने बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो भी बनाए आवाज के लिए। अब लोकतंत्र यहां तक आप पहुंचेगा। मुझे याद आ रहा है कि कारगिल का जब युद्ध हुआ था, यूट्यूब नहीं था, हमने फ्रंट पेज पे अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो लगा के कहा, धिक्कार है प्रधानमंत्री तुम पे। हमने लिखा कि कैसे आप इसका उल्लास मना सकते हो, कोई चोर मेरे घर में घुसा है, मेरे भाइयों को मार दे, मेरे परिवार को मार दे और उसको मैं निकाल दूं और मैं कह दूं मैं जीत गया, घर में घुसा कैसे? तो आज तक हेडिंग लगाई थी हमने कि धिक्कार है प्रधानमंत्री तुम पर। लेकिन ना तो अखबार को कोई नोटिस आया, ना हमें गाली दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी को एक कार्टूनिस्ट ने वाजपेयी जी की जगह गधे का सिर लगा दिया था। वाजपेयी जी ने फोन किया उस कार्टूनिस्ट को कि क्या कल सुबह आप एक गधे के संग चाय पीना पसंद करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी। अब सवाल हमने पूछ लिया, मैंने और आपने शो में पूछ लिया कि पहलगांव में सिक्योरिटी कहाँ थी? कैसे भोले भाले टूरिस्ट मार दिए गए? कहाँ सो रही थी सुरक्षा एजेंसियां? क्यों पुलवामा के आज तक जो लोग शहीद हुए हैं उनकी याद में कम से कम ईमानदारी से बताया जाए कि किसका गुनाह है, वो रिपोर्ट कहाँ है? तो क्या ये राष्ट्र के संग खिलवाड़ हो गया, सुरक्षा से खिलवाड़ हो गया, हम दोषी हो गए, राष्ट्र के दोषी हो गए? सरकार इतना, मैं ये जानना चाहता हूँ अभय, ठीक है जैसे कह दिया, लेकिन क्या बात थी? क्या प्रधानमंत्री जी को लग रहा है कि सितंबर में कुर्सी चली जाएगी? क्या प्रधानमंत्री को लग रहा है कि संघ मैनेज नहीं हो रहा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर? इतना घबराई हुई क्यों सरकार है पूरे देश में? पहले पाकिस्तान के चैनल को बंद किया, बहुत अच्छा किया, हम पाकिस्तान के लोग आलाप कर रहे थे, लेकिन गोदी मीडिया के सारे चैनलों पे पाकिस्तान के उन एंकर को बैठाया जा रहा है, वो अनाप शराब बोल रहे हैं, हमारे देश के लिए सुनाया जा रहा है। गोदी मीडिया के किसी चैनल पे कुछ नहीं कहा गया। पहलगाम में जिन यात्रियों की मौत हो गई उसके बाद देश भर में माहौल बनाया गया, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया गया, वो सुरक्षा के संग खिलवाड़ नहीं गया, किसी को खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। मैं जानना चाहता हूं कि डर क्या है, प्रधानमंत्री को डर क्या है? सत्ता जाने का डर, कुर्सी जाने का डर? क्या कारण है कि इस तरह यूट्यूबर्स के पीछे पड़ी है सरकार? क्या लगता है आपको इस पूरे घटनाक्रम में? आपका क्या मानना है? आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहे, तमाम आपने इमरजेंसी में आप जेल गए हैं, आपने तमाम वो दौर देखे हैं, क्या ये एक दूसरी इमरजेंसी नहीं है? देखिए, दूसरी इमरजेंसी तो है ही, ये एक अघोषित इमरजेंसी है। और अघोषित इमरजेंसी मैं इसको दूसरे तरीके से कहता हूं, इन लोगों का प्रोजेक्ट ये है कि किसी भी किस्म के विरोध की और असहमति की संस्कृति को समाप्त कर दिया जाए धीरे धीरे। किसी को धमकी समाप्त कर दिया जाए, किसी को कानून बनाकर समाप्त कर दिया जाए, और किसी को गाली गलौज करके, ट्रोलिंग करके इस प्रकार से समाप्त कर दिया जाए, और डरा दिया जाए लोगों को। अगर कुछ सही बोलने की कोशिश करेंगे, सही सवाल पूछेंगे, तो उनको साफ होगा। ये तो उनका बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन अभी ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम लोगों को खासतौर से विचार करने की जरूरत है। पहली बात यह है कि ये लोग 4 PM से पहले से ही बहुत नाराज हैं। अब मैं आपके चैनल के बारे में कह रहा हूं, और मैं भी इस चैनल पर एक लंबे अरसे से तकरीबन रोज ही अब एक वीडियो हम दोनों मिलकर बनाते हैं। ये लोग 4 PM से बहुत पहले से नाराज चल रहे हैं, और इसका ये जो मौका है, जो माहौल इस वक्त देश में बना हुआ है, पहलगाम में जो आतंकवादी वारदात हुई है उसके बाद में, उसका फायदा उठाकर इसके पीछे बदला निकालने की कोशिश भी है। पहली बात। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर यह है कि ये 4 PM को एक नमूना बनाकर पेश करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं हवाई फायर किया जाता है ताकि सब लोग डर जाएं। वो सब जानते हैं कि आप जब अगर वो 4 PM के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे, संजय जी अदालत में जाएंगे, अदालत उन्हें राहत दे देगी, ये चैनल 2-3-4 दिन में फिर से चालू हो जाएगा, या और भी कम समय में फिर से चालू हो जाएगा। ये थोड़ी ना वो मान के बैठे हैं कि ये लोग बैठे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे हैं।
वो ये भी उन्हें इस बात का पूरा एहसास होगा, उन्होंने आकलन कर लिया होगा कि इस प्रतिबंध के बाद में बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में और मीडिया में इस प्रतिबंध के खिलाफ एक विस्फोट होगा, जो कि विस्फोट हुआ भी है। सब लोग उसके खिलाफ बोलेंगे, एक पेशबंदी होगी, ये भी उन्होंने आकलन कर लिया होगा। लेकिन इसको वो एक चेतावनी के तौर पर पेश कर रहे हैं कि अगर सरकार से ज्यादा सवाल पूछे इस बारे में, तो हम किस हद तक जा सकते हैं। हम यूट्यूब को लेटर लिख सकते हैं और आपका चैनल बंद हो जाएगा। दूसरा, ये एक तरह की एक हवाई फायर जैसी एक धमकी है, इसमें उसका मतलब होता है कि दूसरी गोली आपको पड़ेगी। अब ये हवा में गोली मारी है और दूसरी गोली आपको पड़ेगी। तीसरी बात, इन लोगों को बहुत डर है कि ये बहुत जल्दी ही पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। इन्हें इसमें लंबा समय लगेगा निर्णय करने में कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, और इस लंबी अवधि के अंदर जनता के अंदर नाराजगी बनती रहेगी, जनता के अंदर नाराजगी पनपती रहेगी। और अगर सोशल मीडिया पर या मीडिया के दूसरे ईमानदार हिस्सों में सवाल पूछना जारी रखा गया, सरकार की आलोचना करना जारी रखा गया, तो जनता में नाराजगी बढ़ती जाएगी और इनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी वाला माहौल बनता चला जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से 3 बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो ये एंटी इनकम्बेंसी वाले माहौल को न्यूनतम कर देना चाहते हैं, उस प्रभाव को न्यूनतम कर देना चाहते हैं। उसके लिए जरूरी है कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ FIR ठोक दो। उसके लिए जरूरी है कि 4 PM को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उसको डाउन कर दो चैनल को। उसके लिए जरूरी है कि एक नई परख चैनल है, उसको कम्युनिटी स्ट्राइक मैनेज करके उसको सस्पेंड कर दो 15 दिन के लिए। ये सब चीजें और भी मेरे ख्याल से इस तरह की और भी घटनाएं हुई हैं। ये सब करना जरूरी है, ये सब कर रहे हैं। और साथ में व्यक्तिगत रूप से आपके प्रति जो एक प्रतिशोध की भावना है, बदला लेने की भावना है, वो भी इसके अंदर काम कर रही है। वरना चेतावनी देने के लिए उन्होंने आपके चैनल क्यों चुना? दूसरे चैनल को भी चुन सकते थे। क्योंकि आपके प्रति खासतौर से नाराजगी है, इसलिए सोचा कि थोड़ा नाराजगी निकालने का सुख भी प्राप्त हो जाएगा। और वो जो लक्ष्य है 2, एक तो चेतावनी देने का लक्ष्य और दूसरे एंटी इनकम्बेंसी को न्यूनतम करने का लक्ष्य। ये मेरे ख्याल से, ये मैं सवेरे से सोच रहा हूँ इस बात के ऊपर। मैंने भड़ास को एक इंटरव्यू भी दिया है इसके ऊपर, छोटा सा बातचीत भी उनसे की है। मेरा मानना है कि ये 3 पहलू हैं इसके अंदर। इसमें पहली बात तो ये है कि आपके चैनल को ही क्यों चुना गया? भाई किसी और चैनल को भी चुन सकते थे ना। और भी आपका चैनल सबसे बड़ा है, लेकिन बड़े चैनल और भी हैं, किसी और को भी चुन सकते थे। किसी और को नहीं चुना गया क्योंकि उनकी खुंदक है व्यक्तिगत रूप से आपसे, तो उस खुंदक को भी निकाला गया है। साथ में बाकी 2 पहलू भी हैं जिनका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया। और इसका जवाब ये तो है ही कि इस चैनल को 4 PM के नेशनल चैनल को जितनी जल्दी है पुनर्जीवित किया जाए, ये तो रिकवरी की जाए, ये तो इसका जवाब है ही। ये तो आप कर ही रहे हैं, हम सब इसमें आपके साथ हैं। दूसरा इसका एक जवाब ये भी है कि जो यूट्यूबर्स हैं, वो यूट्यूबर्स खास तौर से जो कि प्रतिरोध की आवाज उठाते हैं, सरकार को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, नजरिए से देखते हैं, लाखों करोड़ों लोग उन यूट्यूब चैनलों को देखते हैं, उन सबका बिना देर किए हुए एक संगठन बनाया जाए, उन सबका एक क्लब बनाया जाए, जिसमें वो मौके ब मौके आपस में मिलें भी और गोष्ठियां भी करें, कार्यक्रम भी करते रहें। इस तरह सोशल मीडिया का एक कल्चर, सोशल मीडिया की एक संस्कृति भी पनपेगी और साथ में सरकार द्वारा किए जाने वाले आक्रमणों का विरोध करने के लिए एक मंच भी तैयार होगा। ध्यान कीजिए, अभी तो पहलगाम की घटना का बहुत दबाव है और सरकार बहुत से काम इस दबाव में कर रही है। जब ये दबाव नहीं रहेगा, यानी 6 महीने बाद सोचिए, साल भर बाद सोचिए, जब ये दबाव नहीं रहेगा, तब फिर सरकार अपने पिटारे में से वो नियम कानून नए निकाल के लाएगी जिसके जरिए वो सोशल मीडिया के प्रभाव को सीमित करना चाहती है। देखिए, इस तरह का एक कानून पास हो चुका है, इसके बारे में हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। रवीश भी एक बड़ा कार्यक्रम उसके ऊपर कर चुके हैं, 4 PM पे भी उसमें चर्चा हो चुकी है। सब कुछ हम लोग सब उसके बारे में जानते हैं। और भी जून में जब नतीजे आने वाले थे, नतीजे आने के कुछ पहले से ही सरकार इस बात पे सोच रही है कि किस तरह सोशल मीडिया के प्रभाव को सीमित किया जाए, क्योंकि उसे पता है कि अगर 2019 का चुनाव अगर व्हाट्सएप इलेक्शन था, तो 2024 का चुनाव जो था वो सोशल मीडिया इलेक्शन था, यूट्यूब इलेक्शन था। ये इसमें सरकार लगी हुई है, तो ये भी बात आने वाली है हमारे सामने।
और उसके बाद तो सबके ऊपर समान रूप से आफत आएगी। इसके लिए भी तैयारी करने के लिए संगठन बनाने की जरूरत है। वो एक बहुत बढ़िया लाइनें हैं अभय जी। पता नहीं क्यों लगता है कि हर इम्तिहान के लिए जिंदगी को मेरा पता याद है। तो मैं सुबह से मुझसे कई लोग पूछ रहे थे, तुम बड़े परेशान हो गए थे, तो मैं सुबह से बड़ी मस्ती में था। मतलब मैं सोच के खुश था कि 140 करोड़ की आबादी में इतने पत्रकारों में किया 4 पीएम इतना तीखा, इतना मिर्ची वाला हो गया कि सरकार को सबसे ज्यादा परेशानी 4 पीएम से हो रही है। मैं ये सोच के बड़ा खुश था। मतलब चैनल का बंद होना, और मेरा स्टाफ भी बेचारा मुझसे दुखी था, वो भी हैरान थे कि नहीं नहीं, मैं तक आपको कुल मिला के कुल अंततः आप लाभ में रहेंगे इसमें, और हम सब लाभ में रहेंगे। केवल लग आप तो ही रहा है नहीं, कि पूरा पूरा सोशल मीडिया की दुनिया इससे लाभ में रहेगी, हम सब लाभ में रहेंगे इसमें। अच्छा, वो इनको भी लग रहा होगा जिस हिसाब से रवि जी ने, पुन वाजपेयी जी ने, अजीत अंजुम जी ने, बाकी सब लोगों ने वीडियो बनाए हैं, आर्टिकल 19 ने, मैं देख रहा हूँ सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने 4 पीएम को लेके, प्रतिबंध को लेके वीडियो बनाए हैं। जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने, जंगल में आग फैलती है उस तरह की खबर फैली हुई है। हाँ मतलब मैं देख रहा हूँ, मुझे तो उम्मीद नहीं थी स्क्रोल पे और बाकी सब पे, नहीं, प्रिंट पे इतने इतने बड़ी बड़ी वेबसाइटों पे कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे ये खबर नहीं है। और अब यूट्यूब के जो भारत में नोडल अफसर हैं या उनके जो अधिकारी हैं, वो उस क्षण का इंतजार कर रहे होंगे कब आप उनके सामने इंजंक्शन का आदेश लेके जाते हैं उन्हें देने के लिए। तो मजा आता है इसमें। एक बार इन्होंने एक प्रयोग मुझ पे भी, पहले भी एक बार मुझ पे प्रयोग कर चुके हैं ये। उस समय भी देश में इतना हल्ला मचा था, जो हमारे वकील आम मोहम्मद हैदर जी, उन्होंने इतना बढ़िया नोटिस तैयार किया था कि तीसरे दिन यूट्यूब ने माफी मांग के चैनल खोल दिया था, तभी 4 पीएम यूपी भी बन गया। तो अच्छा, वो अच्छा तब का बना हुआ यूपी आज काम आया। हम लोगों ने अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट की कि हम नेशनल चूंकि भारत से बंद है तो 4 पीएम यूपी पे हम मिलते रहेंगे। तो आज यूपी पे भी 4 पीएम यूपी पे भी अभूतपूर्व तरीके से हजारों सब्सक्राइबर बढ़ गए मेरे। नहीं, तो मुझे इससे तो लगता इससे है, एक फायदा ये होगा, एक तो 4 पीएम यूपी के सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जो एक दो दिन हाँ, नेशनल चैनल नहीं रहेगा सामने, 2-3 दिन की हाँ, बात है, उसके बाद 4 पीएम की यूपी के सब्सक्राइबर इस चक्कर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो आप हाँ। नेट गेन में रहेंगे। और दूसरा मजे की बात यह है कि 4 पीएम नेशनल बंद है, उस पे भारत में नहीं देखा जा रहा, लेकिन पिछले 8-10 दिन की तुलना में आज 4 पीएम नेशनल पे भी सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा बढ़ गए। मतलब भारत से बाहर विदेश में चूंकि चैनल खुला हुआ है, तो आज विदेश में हजारों लोगों ने 4 पीएम नेशनल सब्सक्राइब ज्वाइन कर लिया। अच्छा, अब यानी आप देखिए आपके विदेशों में जो प्रशंसक हैं और आपके विदेशों में दर्शक हैं, कौन उनको रोकता है कि वो इस वीडियो अभी आप डालेंगे, इस वीडियो को वो हिंदुस्तान में लोगों को फॉरवर्ड ना करें, हाँ, और हिंदुस्तान में लोग उस वीडियो को फॉरवर्ड ना करें दूसरों से व्यक्तिगत रूप से। इसको कौन रोक सकता है? अरे अभय जी, भाई, नेट की सोशल जो अपने सेल फोन पे वीडियो देखेगा, वो उस वीडियो डाउनलोड को कर, किसी के साथ भी शेयर कर सकता है। हाँ डाउनलोड करके भेज सकता है। अच्छा, आजकल तो सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं। मेरे को एक नौजवान ने बताया, मतलब नौजवान पीढ़ी तो कमाल की है, उसने वीपीएन कोई होता है, वीपीएन पे डाउनलोड करके और इंडिया में ही चला दिया। ये रोक ही नहीं सकते, देखो इंडिया में हम दिखा दे रहे हैं। तो ऐसी सही ऐसी बात। चीजें आती हैं ना कि आप कुछ रोक नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये सरकार को पता नहीं क्यों ऐसा हो रही है, उनको लगता है कि चैनल को बंद करने से, खबरें दबा देने से बात नहीं होगी। अब उन्होंने एक मीडिया एडवाइजरी जारी करी कि आप सेना की रिपोर्टिंग पे, कश्मीर के हालात पे, या सेना की किसी गतिविधि पे, सेना के पार्ट पे, आप कोई भी चीज जो है वो नहीं करेंगे, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे। ये संवेदनशील मामला है कि आप आर्मी से संबंधित कोई भी जानकारी या ऐसी तंत्र जो सुरक्षा से जुड़ा कोई जानकारी नहीं देंगे। अब आज प्रधानमंत्री जी ने रक्षा मंत्री से कल और सेना के प्रमुखों से मुलाकात करी, मीटिंग करी, बड़ी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी। अब गोदी मीडिया के चैनलों पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुखों से कह दिया कि वक्त और समय आप तय कर लीजिए, फाइनल आप कर दीजिए। अब उस खबर चल रही है, सूत्रों ने बताया। अब प्रधानमंत्री की बैठक जिसमें रक्षा मंत्री, सेना के प्रमुख थे, तो कौन से सूत्र ने बता दिया? और क्या अब ये मीडिया एडवाइजरी का उल्लंघन नहीं है? अब जो गोदी मीडिया के चैनल चला रहे हैं, सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सेना प्रमुखों से आप तैयार कर लीजिए, वक्त तैयारी करिए और वक्त और समय आप तय करिए। तो क्या ये उस एडवाइजरी का उल्लंघन नहीं है? क्या इन गोदी मीडिया के एंकरों पे और चैनलों पे मुकदमा क्यों नहीं हो रहा कि आपने एडवाइजरी का उल्लंघन कर दिया? कौन से सूत्र हैं जिन्होंने बता दिया अंदर जाके कि हम भी कमरे में कान लगा के सुन रहे थे, मोदी जी ने सेना प्रमुख से ये कहा? मतलब भक्ति काल में जो लोग बोलेंगे वो सब जायज है, और जो भक्ति काल के खिलाफ बोलेगा, सवाल पूछेगा, हमने
वो अब बताइए कैसे कैसे ये किसने सुन लिया कि सेना प्रमुख से क्या दिया कि अलर्ट है, और कैसे वो एडवाइजरी का ये उल्लंघन नहीं है? आप अच्छा, बताइए अब जी मुझे। इसी बात में मैं भी एक जोड़ देता हूँ कि प्रधानमंत्री के निजी तौर पर घोर प्रशंसक और किसी जमाने में फौज के बहुत बड़े अधिकारी रहे एक सुरक्षा विशेषज्ञ जो दहाड़ दहाड़ के बोलते हैं और कभी कभी टीवी पर रोने भी लगते हैं फूट फूट के उत्तेजना और आवेश में, वो सारे देश को एक बार नहीं पिछले 4-5 दिन में 100 दफे बता चुके हैं कि इस सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने, कोविड में यही सरकार थी, कोविड के बाद से 1,80,000 सैनिकों की भर्ती नहीं की है सेना में। वो अब ये बात सारे देश में सब लोगों को पता है कि सेना में 1,80,000 सैनिकों की भर्ती नहीं हुई है, सैनिक संख्या में कम है, इसलिए कश्मीर में हर जगह सैनिकों की तैनाती नहीं हो पाती है क्योंकि संख्या में सैनिक कम है। जहां पर थ्रेट परसेप्शन ज्यादा है वहां पर सैनिक भेज दिए जाते हैं, बाकी जगह खाली पड़ जाती है, उसमें आतंकवादी सक्रिय हो जाते हैं, इसका नतीजा निकलता है। भारत के मौजूदा वायुसेना अध्यक्ष ये सबको जानकारी दे चुके हैं, अखबार में बयान उनका छप चुका है कि वायुसेना को कम से कम 1,000 लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है। जिस वायुसेना को 1,000 लड़ाकू विमानों की आवश्यकता हो, यानी वहां विमान कम हो, क्या उस वायुसेना को आप वार रेडी मान सकते? जिस सेना में 1.25 लाख सैनिक कम भर्ती किए गए हो, मतलब क्या उसको आप वॉर रेडी मान सकते? अच्छा, मेरा व्यक्तिगत आकलन यह है कि सरकार निश्चित रूप से पाकिस्तान को सबक सिखाएगी, भारतीय सेनाएं जाएंगी और पाकिस्तान को अच्छी तरह ठोक के आएंगी, इसका मुझे पक्का यकीन, और हम लोग उस क्षण का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये सब करने में अभी थोड़ा समय लगेगा। ये सब आनंद फानंद में होने वाली बात नहीं है, बहुत सारी बातें देखनी है। चूंकि इसमें समय लगेगा तो लोगों में बेचैनियां बहुत बढ़ेंगी। उन बेचैनियों का नतीजा सरकार के खिलाफ असंतोष में निकलेगा, और जो सरकार का राजनीतिक नेतृत्व है उस नेतृत्व की साख गिरेगी। थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष की साख नहीं गिरने वाली है, उनको तो लोग सिर माथे उठा के रखेंगे, लेकिन उनके जो राजनीतिक नेतृत्व है, दरअसल भारतीय सेनाओं का और लोकतंत्र का जो संबंध है वो संबंध यही है कि जो इंडियन आर्मी है वो पॉलिटिकल लीडरशिप में चलती है। ऐसा नहीं है कि भारतीय राज्य जो है वो फौजी नेतृत्व में चलता है, तो पाकिस्तान में होता है। हमारी सेना पॉलिटिकल नेतृत्व का आदेश मानती है, उसके बाद उस आदेश को जमीन पर उतारना, उसके लिए रणनीति बनाना उसका काम। तो इनको अभी समय लग रहा है, और वो जो समय लग रहा है उस सबसे बड़ा खतरा उनके सामने ये है कि जितना ज्यादा समय लगेगा उतना ही लोगों के मन में इनकी नाकामियों के ऊपर सवाल उठेंगे। भाई, देश में सभी लोग पूछ रहे हैं कि जो सुरक्षा संबंधी चूक हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? अभय कुमार दुबे और संजय शर्मा उसके जिम्मेदार नहीं है, उसके जिम्मेदार राहुल गांधी नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है, उसके जिम्मेदार 3 लोग हैं। मैं आपके सामने कह चुका हूं और लगातार इस बात को कह रहा हूं, एक है नरेंद्र मोदी, दूसरे हैं अमित शाह, और तीसरे हैं मनोज सिन्हा। अमित शाह और मनोज सिन्हा उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। उसके नरेंद्र मोदी इसलिए जिम्मेदार है कि उन्हें इनसे जवाब तलब करना है जो नहीं कर रहे। अब अभय जी होगा ये, कल सुबह मुझे लग रहा है कि वो गोदी मीडिया के चैनलों में बैठ के जो सेना के प्रमुख साहब बयान दे आए थे, जो आपने जिसको कोड किया, तो उन चैनलों का तो कुछ होगा नहीं। भारत सरकार कहेगी ये 4 PM यूपी भी बंद कर दो। अभय जी कहीं बोल ना पाए बाद में। तो नहीं, इसको भी अगर बंद आपको ऐसा लगता है तो आप इसको एडिट कर दीजिए। नहीं, मुझे नहीं लगता। ठीक है ना, बंद कर देंगे, हम गली चौराहे पे बात करेंगे। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया? हमने कहा कि गोदी मीडिया के चैनल कह रहे हैं कि पाकिस्तान तराई कर गया, पानी के लिए पानी बंद कर दिया, सिंधु नदी का पानी के लिए तराई कर गया। हमने यही तो कहा कि भैया ये गलत खबर है, अभी सिंधु नदी का पानी नहीं रोका गया है। डील कैसे की, तो क्या झूठ खबर थोड़ी ना है। हम पाकिस्तान के हित की बात थोड़ी ना कर रहे। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि पाकिस्तान आने वाले 100 सालों में भी भारत की तरफ आंख उठाकर देख ना सके। कोई आतंकवादी हमारे शहीद हेमराज का सिर काट कर ना ले जा पाए।
हम चाहते हैं कि देश में नायक जो बने, देश का प्रधानमंत्री बने, वो झूठ ना बोले। वो ये ना कहे कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो हेमराज का सिर वापस लेकर आऊंगा और हेमराज का सिर जिसने काटा है उनके भी सिर काट के लाऊंगा। और बदले में जब शपथ ले तो हेमराज के सिर काटने वाले नवाज शरीफ को बुला ले। हम हर उस शहीद के साथ हैं जो इस देश की मिट्टी में अपने सर्वस्व अर्पण करके अपना खून मिला गया इस मिट्टी में। हम देश के साथ हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सवाल पूछना कोई देश के खिलाफ थोड़ी है। मैंने कहा ना, कारगिल युद्ध में भी सवाल पूछे गए थे। देश सवाल पूछना चाहता है। हम हर तरह से सरकार के साथ है, अगर सरकार पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ उठे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सवाल नहीं पूछेंगे। देखिए, असल में होता ये है कि जब युद्ध की घोषणा हो जाती है, तब हाँ, बिल्कुल ठीक बात। तब तकनीकी स्थिति क्या है, जब युद्ध की घोषणा हो जाती है उसके बाद एक आंतरिक आपात स्थिति लागू हो जाती है, इंटरनल इमरजेंसी लागू हो जाती है। तब हम सब लोगों की गतिविधियां, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वगैरह उस सब दूसरे तरीके से विनियमित होगी, वो रेगुलेट दूसरे तरीके से होगी। अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, अभी तो ठीक आप बात है। अभी तो आप राजनीतिक रूप से किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी को नापसंद कर रहे हैं, किसी को प्रोत्साहन दे रहे हैं, किसी पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। अभी तो सारी कुछ आपकी कार्रवाइयां राजनीतिक मकसद से मानी जाएंगी। हाँ, अभी तो चैनलों पे युद्ध चल रहा है। चैनल युद्ध चला रहे हैं, चैनल हवाई जहाज उतार रहे हैं, लाहौर में गिराए आ रहे हैं, मिसाइल वापस आ जाते हैं। ये युद्ध सारा चैनल चल रहा है। लेकिन मैं इन सब से इतर मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि एक जी। भाजपा के करीबी पत्रकार ने एक ट्वीट लिखा है कि मोहन भागवत की और मोदी से मुलाकात के, अभी जो मुलाकात हुई है, आज कल शायद मुलाकात हुई है, मेरे को डिटेल नहीं पता ज्यादा, उस मुलाकात के मायने क्या है? अगर ये मुलाकात हुई है तो इस मुलाकात के अर्थ क्या हैं? इस दौर में क्या मुलाकात के अर्थ माने जाएंगे? देखिए, जो नरेंद्र मोदी में और नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच जो मुलाकात हुई है, क्या मुलाकात नागपुर वाली मुलाकात के बारे में चर्चा हो रही है? उसके उसके बाद नागपुर में वाली शायद मुलाकात हुई तो काफी दिन हो गए हैं। उन्हें उसके बाद कल कल कोई मुलाकात का जिक्र किया है, मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन शायद कल कोई और मुलाकात हुई है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। इसीलिए लगा कि ये दूसरी मुलाकात है, और दूसरी मुलाकात है तो इस मुलाकात का मतलब क्या हो सकता है, क्यों मुलाकात हुई होगी, यही मैं आपने जानना चाहता हूँ। क्या देखिए, इन दोनों के मेरा तो मानना यह है कि आज के जमाने में व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो ये इन मुलाकातों के महत्व औपचारिक होते हैं। क्योंकि आज के जमाने में जब मीटिंगें ऑनलाइन होती हैं, जब टेलीफोन पे लंबी लंबी बातचीत हो सकती है, जबकि सुरक्षित लाइनें, अनक्रिप्टेड लाइनें मौजूद हैं जिन बयानों को हैक नहीं किया जा सकता है, तो अगर कोई महत्वपूर्ण बात करनी हो तो बिना मुलाकात किए हुए भी की जा सकती है। अगर नरेंद्र मोदी को और मोहन भागवत को आपस में कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा करनी है, कोई निर्णय लेना है, कोई एक दूसरे को बात समझानी है, तो उसके लिए मुलाकात करना बहुत कुछ जरूरी नहीं है। मुलाकात मुलाकात तो मुझे लगता है, जब एक तरह से मुलाकात की खबर से कयासबाजी फैलती है कि वहां, अब नागपुर में ही लोग थे, नागपुर में साथ साथ थे, तो नागपुर में क्या दोनों की वैसे 1-to-1 कोई मुलाकात ही नहीं हुई नागपुर में, जबकि नागपुर में तो दोनों वहां मौजूद थे। उसके बाद कम से कम मैंने तो इन दोनों की मुलाकात की कोई खबर नहीं सुनी। अगर मोहन भागवत को नरेंद्र मोदी से कुछ कहना होगा, या नरेंद्र मोदी को मोहन भागवत से कुछ पूछना होगा, या कोई एक दूसरे को संदेश पहुंचाना होगा, तो उसके बहुत तरीके हैं। उसके लिए एक व्यक्ति चल के दूसरे के पास जाए, दूसरा चल के उनके पास जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इससे तो एक तरह से पता लग जाता है लोगों को, जिनकी मुलाकात हुई तो लोगों को अंदाज लगाने लगते हैं कि क्या बात है, क्या बात हुई होगी। मुझे तो इसमें बहुत ज्यादा दम नजर नहीं आती इसके अंदर। जहां तक मेरा मानना है कि संघ और भाजपा के संबंधों पर मैं गौर करता रहा हूँ, 4PM पर भी बोलता रहा हूँ, संघ और मोदी जी के संबंधों पर मैं गौर करता रहा हूँ, 4PM पर भी बोलता रहा हूँ। मेरा मानना है कि ये संबंध सहज और सरल नहीं है। संघ और मोदी जी के संबंध जटिल हैं, पेचीदा हैं उनके संबंध। इन संबंधों में कई तरह की वक्रताएं हैं। ये संबंध इस प्रकार के संबंध है, ये संबंध मजबूरी का संबंध है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी को मोहन भागवत बहुत ज्यादा पसंद करते हो। मैं इस बात को संघ के अंदर भी बड़े पैमाने पर कहा जाता है कि मोदी जी संघ के आंखों के तारे नहीं है। ये तो ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है कि भाई मोदी जी के नाम पे वोट मिलने लगे हैं, उन्होंने 2 बार स्पष्ट बहुमत दिला दिया है। तो ये तो एक इस तरह की परिस्थिति है जिसकी वजह से मोदी संघ की मजबूरी बने हुए हैं। और वो मजबूरी जब उन्होंने 2024 में बहुमत खोया,
तो मजबूरी पहले के मुकाबले कम हुई है, घटी है मजबूरी। मेरे ख्याल से ठीक, स्थिति ये है दोनों के संबंधों की। बिल्कुल सही बात है। और ये मुझे लग रहा है कि सबके बीच में भाजपा के अध्यक्ष का चुनाव और टलता जा रहा है, उसपे नाम पे सहमति नहीं हो पा रही, ये भी बड़ा विवाद का विषय है। देखिए, अब बहुत-बहुत तो ये पहलगाम की घटना जब सब तक किसी मुकाम तक नहीं पहुंचती है, इस नाम पे हर चीज टाली जाएगी। टाली जाएगी। और ये उमर अब्दुल्ला को भी इस बात का पता है कि अब हाँ, कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा आसानी से अभी कुछ दिनों तक नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने हाँ, पहले ही से कह दिया कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मांग रहे हैं। सही बात। हाँ, उन्होंने हाँ, सही गेंद ये फेंकी। इस तरह की पूरी परिस्थिति है। बिल्कुल ठीक बात है। निगाह बनी रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी बातचीत करी, समय दिया। थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी और पूरी बातचीत आपने सुनी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? और सहमत हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।